आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पॉल साइंस क्लासेस बाय दीपक सर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है कॉन्टेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि पावर के क्या क्या विकल्प हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। जब सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके सामने कौन कौन से पावर के विकल्प यानी कि बैलेंस ऑफ पावर आए। तो अगर सबसे बड़ी बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यूरोपियन यूनियन आता है, जिसको यूरोप संघ बोलते हैं। इसमें हम यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन पूरी पढ़ेंगे, वो कैसे एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बात करेंगे, उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर है वो है आसियान। आसियान होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन जिसमें 10 कंट्रीज़ हैं, और आसियान को एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर के रूप में देखेंगे। आसियान के बाद हम चाइना की जर्नी स्टार्ट करेंगे 1949 के बाद से लेकर करंट तक। उसके रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, इंडो चाइना रिलेशंस देखेंगे, जापान देखेंगे, साउथ कोरिया देखेंगे, और साथ में हम इसमें एक और दो चीज़ इंपॉर्टेंट ब्रिक्स देखेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत हमने करनी है यूरोपियन यूनियन से। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूरोप ने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया था, इंटीग्रेशन यूरोप का स्टार्ट हो गया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप के सामने ये क्वेश्चन भी था, क्या वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह आपस में लड़ते रहेंगे, अपने रिलेशंस को बेटर वे में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर रॉबर्ट शूमन आते हैं जो फ्रेंच मिनिस्टर थे। उन्होंने यूनाइटेड यूरोप का कॉन्सेप्ट दिया यूएसए की तर्ज पे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वैसे ही यूनाइटेड यूरोप बनाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत मार्शल प्लान से की 1945 में। ये यूएसए ने मार्शल प्लान भेजा यूरोपियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और उसी मार्शल प्लान के अंडर नेटो गठित किया गया। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। और इसी के तहत ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया 1948 में, जो एड देगा वेस्ट यूरोपियन नेशंस को, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप ने ना ब्लॉकेट कर लिया था, बर्लिन ब्लॉकेट। तो ये जो $12 बिलियन का एड था मार्शल प्लान का, ये सिर्फ वेस्टर्न यूरोप तक ही सीमित रहा। तो फिर यहाँ पर आकर काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया 1949 में। काउंसिल ऑफ यूरोप बनने के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। पेरिस में जाकर यूरोप की 6 वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज जैसे फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग ने यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी साइन की ट्रीटी ऑफ पेरिस पे, कि यूरोप के कोल और स्टील पे वो मिलकर काम करेंगे। 25 मार्च 1957 को 6 कंट्रीज़ ने अगेन ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया। यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरेटम बनाया। यूरेटम मीन्स यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और कम्युनिटी के रूप में काम करेंगे। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूके यूरोपियन कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने मेंबरशिप ली। और जून 1979 में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ यूरोपियन पार्लियामेंट का। 1981 में ग्रीस ने इसको ज्वाइन किया, और जून 1985 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ, शेंजन एग्रीमेंट, जिसे शेंजन वीज़ा कहते हैं। ये एबॉलिश करता है बॉर्डर कंट्रोल अमंग द ईसी मेंबर्स। पहले ईसी में 28 मेंबर होते हैं, जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, ईयू। तो आज वहाँ पे 27 मेंबर्स हैं। 1986 में वहाँ पे स्पेन और पोर्चुगल उसमें इन्वॉल्व हुए, और 90 में जब अक्टूबर में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ तो ईस्टर्न यूरोप के बड़े सारे मेंबर्स इसमें गए। तो 7 फरवरी ऑफ 1992 को ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिस्ट के तक यूरोपियन यूनियन बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिस्ट 7 फरवरी 1992 में यूरोपियन यूनियन बनाया गया। फिर 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन किया ईयू को, और 2002 जनवरी में यूरो को अडॉप्ट किया गया, इसकी करेंसी। 2004 मई में 10 नए मेंबर जो ईस्टर्न यूरोप के थे, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लटाविया, लुथियानिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। और 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ने इसको ज्वाइन किया। स्लोवेनिया ने यूरो अडॉप्ट किया। 2012 में ईयू को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। 2012 में ईयू को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। 2016 में ब्रिटेन का रेफरेंडम आया ब्रेग्जिट का। 51.9% लोगों ने डिसाइड किया कि वो ईयू छोड़ देंगे, जिसमें थेरेसा मे ने फाइनली उसके अंडर 2019 को ब्रिटेन ने ईयू को छोड़ दिया। तो इसी के तहत जब इसकी फॉर्मेशन हुई तो ये इसने अपना फ्लैग रखा, इसकी अपनी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी थी, सिंगल करेंसी बना दिया यूरोप को ताकि पूरे रीजन में एक ही करेंसी चले। हालांकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया।
लेकिन उसके बावजूद भी इसका अपना फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है और इसके मेंबर्स की अपनी अपनी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज है। अब अगर एक क्वेश्चन देखा चाहूँ तो बड़ा हर बार पेपर में देखता हूँ, वाई इज यूरोपियन यूनियन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कि यूरोपियन यूनियन के फीचर्स बताइए। देखिए इसमें ईयू पॉलिटिकली भी काम करता है, इकोनॉमिकली काम करता है, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है ईयू का। तो यूरोपियन यूनियन दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है। अगर मैं 2019 या 21 का डाटा लेता हूँ तो उसकी जीडीपी $19 ट्रिलियन की है। तो उस नेक्स्ट है अमेरिका के बाद, और उसका जो यूरो है वो यूएस डॉलर को डोमिनेट करता है। उसके ट्रेड डिस्प्यूट है यूएस चाइना के साथ, और एशिया अफ्रीका में भी उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। उसके बड़े सारे मेंबर डब्ल्यूटीओ में है। उसका एक मेंबर है फ्रांस, और यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। उस पर बड़े सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी रहते हैं। वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, जो यूएस जिस पे वॉच करता है, उसको काफ़ी अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहा है। चाइना पे जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है उसको वॉच करता है, उसको ऑब्जर्व करता है बड़ी क्लोजली। मिलिटरली ईयू की आर्म्ड फोर्सेस सेकेंड नंबर पे आती है दुनिया में, कंबाइंड बात कर रहा हूँ। इसकी जो स्पेंडिंग है जैसे डिफेंस पे, वो दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद। और इसके जो एक मेंबर है फ्रांस, उसके बाद 335 न्यूक्लियर वॉरहेड और इम्पॉर्टेंट स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क है। इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोसाइटल एरिया में ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसकी फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसी ऑड्स करती है। जैसे टोनी ब्लेयर ने इराक वार 2003 में यूएस को सपोर्ट किया था, फ्रांस और जर्मनी ने इसको अपोज किया था। तो एक यूरो स्केप्टिज्म है, यूरोप को जो इंटीग्रेशन एजेंडा उसके खिलाफ भी बात चलती है। ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने यूके को बाहर रखा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोमेनिया, डेनमार्क और स्वीडन ने रेसिस्ट किया मैस्टर्स ट्रीटी को, यूरो को अडॉप्ट नहीं किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि कॉमन करेंसी होने के बाद भी उसकी कुछ ना कुछ ऐसी खामियां हैं जिससे वो एबिलिटी उसकी कम हो जाती है फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसीज़ में, क्योंकि हर कंट्री फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज़ अपने लेवल पे रखती है। इसका एक कार्टून है 19 नंबर पेज पे, जहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी है, वो डूब गया। उसको टाइटैनिक की तरह डिपिक्ट किया गया है कि एक बड़ा था जहाज की तरह जो नहीं चल पाया। तो दिस इज यूरोपियन यूनियन। अब हम आते हैं आसियान पे। तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन। और अगर मैं आसियान की बात करूँ तो ये वो रीजन है, यहाँ पे यूरोपियन कॉलोनलिज्म रहा। ये वो रीजन है जहाँ पर जापान का कॉलोनलिज्म रहा, यहाँ पे कोरिया को डोमिनेट करके रखा गया। अब आपको पता है इस रीजन में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट काफ़ी एक्टिव था पूरे एशिया में। तो उसके बाद नैम का इरेलीवेंट होने के बाद 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बनाया गया, जिसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, पूछे जाते हैं, जिसमें फिलीपींस आता है, सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है, थाईलैंड आता है और इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया जकार्ता जो इंडोनेशिया की कैपिटल है, वो इसकी हेडक्वार्टर है। और इसका जो मोटो है वो 1 विजन 1 यूनिटी की बात करता है। और इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में रीजनल पीस, क्षेत्रीय शांति और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, यूएन चार्टर पे काम करेंगे। कुछ सालों में इसकी मेंबरशिप 5 से 10 हो गई। जो नए मेंबर्स हैं उसमें ब्रुनी दरसलम आता है, वियतनाम आता है, लाओ पीडीआर, म्यांमार जिसको वर्मा कहते थे, और कैम्बोडिया 10 पे चला गया है। ईयू के रास्ते पर चला, इसने आसियान वे साइन किया। आसियान वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आसियान वे में ये नॉन कन्फ्रंटिस्ट इनफॉर्मल रखता है इंटरेक्शन, जिसमें सॉवरेंटी, नेशनल सॉवरेंटी क्रिटिकल रहती है। हर देश की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर 2003 में इसने अपने इकोनॉमिक और ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉड किया, जिसमें और सारे 3 पिलर साइन किए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी एंड आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी पे बात की। इसका फ्लैग है, इसमें 10 पैडी स्टॉक्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को, जो सॉलिडारिटी, पीस, कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी की बात करता है। तो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी ने फिर आगे जाकर और काम किया, जिसपे उन्होंने कहा कि जिसके के भी 10 में से किसी मेंबर के अगर कोई टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसको आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में नहीं जाने देंगे। और 2003 में इन्होंने कुछ प्रोमिस किए, जिसमें पीस बढ़ाएंगे रीजन में, न्यूट्रलिटी की बात करेंगे, कॉपरेशन की बात करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस की बात करेंगे, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस। अगर 2 मेंबर्स के आपस में नेशनल डिफरेंसेस हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ARF, आसियान रीजनल फोरम, जो 1994 में बना, जिसमें उन्होंने कोऑर्डिनेट करने की बात की सिक्योरिटी एंड द फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आसियान वाज स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
असेस द रोल ऑफ आसियान एज ए इकोनॉमिक एसोसिएशन। तो इसमें लिखना है आसियान यूरोप की बढ़ती हुई एक इकॉनमी है पूरे पूरे वर्ल्ड में, यूएस, जापान और ईयू के सामने। हालांकि छोटी इकॉनमी, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ राइजिंग है दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो इससे क्या होता है कि उन्होंने एक आसियान कम्युनिटी बना के एक कॉमन मार्केट गठन कर दिया जिसमें एड करेंगे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीजन में। आसियान ने कहा कि अगर किसी का डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म लेके आएंगे। आसियान ने फोकस किया फ्री ट्रेड एरिया पे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेबर सर्विस पे टैरिफ कम लगाएंगे। और वो चाइना ऑलरेडी यूएस के साथ एफटीए साइन कर चुका है। चाइना यूएस ने आसियान के साथ फ्री ट्रेड एरिया साइन कर लिया है। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बढ़ रहा है। जो इसका विजन 2020 था कि आउटवर्ड लुकिंग रोल पे काम करेंगे, रीजन से बाहर निकल कर काम करेंगे और इनकरेज करेंगे नेगोशिएशंस को। अगर कन्फ्लिक्ट के ऊपर, अगर किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है तो नेगोशिएशन करके, बातचीत करके उसको सॉर्ट करेंगे। इन्होंने ये किया भी, इन्होंने ईस्ट टिमर क्राइसिस और कैम्बोडियन कन्फ्लिक्ट में कामयाबी हासिल की। और अगर मैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो काफ़ी बढ़ती हुई इकॉनमी है। इंडिया चाइना के साथ इसका अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। कोल्ड वार में इंडिया ने इस पर फोकस नहीं किया इतना, लेकिन आज इंडिया आसियान के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड है। और आपको मैं बता दूँ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के साथ इंडिया ने 2010 में एफटीए साइन किया। और पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन और कंसल्टेशन की बात होती है। बड़ी सारी एनजीओज भी काम करती है, नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव रहती है। तो आसियान एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है जिसपे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी कंसर्न डिस्कस किए थे। इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर भी है। 2014 से पहले हमारी एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी होती थी। फिर 2014 में हमने उसको बदलकर लुक ईस्ट पॉलिसी रखा, जिसमें हम चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया और जापान और आसियान के साथ आउटस्टैंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट करेंगे। ये और अच्छे से इनके साथ हमारे रिलेशन हुआ जब नरेंद्र मोदी ने 2018 को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको चीफ गेस्ट बुलाया था रिपब्लिक डे पे। 10 के 10 आसियान नेशंस चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे पे। तो आसियान की समाप्ति पे हम आते हैं, राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। देखिए, चाइना पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो चाइना पे जो क्वेश्चन पड़ता है वो दैट इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ओपन डोर पॉलिसी विद शॉक थेरेपी। तो अगर कॉम्पिटेंसी बेस पे क्वेश्चन की बात करें तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ओपन डोर पॉलिसी और शॉक थेरेपी आ सकता है। तो शॉक थेरेपी, सडन इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स एंड ओपन डोर पॉलिसीज, स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय चाइना अंडर डेंग जायपिंग। तो इसी पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, 1978 में चाइना में रिफॉर्म शुरू किए डेंग जायपिंग ने। डेंग जायपिंग वाज द पर्सन हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्म्स इन चाइना। तो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक यूएसए की इकोनॉमी को चाइना ओवरटेक कर जाएगा और वो ईस्ट एशिया में काफ़ी एक्टिव ग्रोथ रेट पे बैठा हुआ है। चाइना की जो पावर है उसके इकोनॉमी में, उसके लोगों में, उसके रिसोर्स पे, उसके रीजनल लोकेशन पे उसकी पावर को चार चांद लगाती है। चाइना 1949 में कम्युनिस्ट रूल से, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के अंडर फ्री हुआ डायनेस्टिक रूल से। तो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो माओ जियोडैंग के अंडर सोवियत मॉडल पे रखी गई। सोवियत ने उनको हेल्प किया, वो कम्यून्स एस्टेब्लिश किए गए सोवियत यूनियन से आकर उनकी हेल्प कर रहे थे। एक्सपर्टीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट आए जो गांव में विजिट करा और बोला कि कम्युनिटेरियन एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। अब देखिए जनाब, बात ऐसी है कि उनके जो रिसोर्सेज थे सोवियत मॉडल पे चल रहे हैं, लेकिन उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना को इम्पोर्ट करना पड़ता सामान। चाइना डिसाइड किया मैं अपने यहाँ पे डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करूँगा। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को तभी रिप्लेस करेंगे जब आपका डोमेस्टिक फंड स्ट्रॉन्ग है। तो उसने फिर क्या किया, जब देखा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उसकी जो इकॉनमी वो 5 से 6% ग्रो करी और हर साल पॉपुलेशन 2 से 3% बढ़ जाती है, तो मैं ऐसे इनसफिशिएंट नीड से कैसे देश का खर्चा चलाऊंगा। तो एग्रीकल्चर काफ़ी प्रोडक्शन इतनी सरप्लस नहीं है। तो ऐसे में उन्हें कहा पर कैपिटा इनकम भी लो है। तो उन्होंने लीडरशिप ने डिसाइड किया कि वो मेजर पॉलिसीज़ ला रहे हैं और उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशंस की ख़त्म की और उनका जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 1972 में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे जाओ एनलाई, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन पे बात की। उन्होंने कहा इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री को हम रेवोल्यूशनाइज कर देंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, कैपिटल लेके आएंगे बाहर से, टेक्नोलॉजी लाएंगे। चाइना ने मार्केट इकोनॉमी का अपना नया रास्ता अडॉप्ट किया। उसने इन सबको लागू करने में कम्युनिस्ट पार्टी का टाइट कंट्रोल रखा। तो उसने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। वो शॉक थेरेपी की तरह नहीं गए कि सडनली ओपन कर देंगे। उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को 1982 में ओपन किया और ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया। 1998 में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वहाँ इंटरप्राइजेस सेटअप की। चाइना की इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का।
चाइना की इकोनॉमी ना स्टैग्नेशन से बच गई और वहाँ पे रूरल प्रॉस्पेरिटी हुई इनकम बढ़ने से। चाइना काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। चाइना आज दुनिया की सबसे बेटर एफडीआई डेस्टिनेशन बन गया। चाइना ने डब्ल्यूटीओ को साइन किया 2001 में। यहाँ पे एक कार्टून है पेज नंबर 24 में। यहाँ पे माओ जियो डैंग ने जब कार्टून कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया था तो रेड लिटिल बुक और ह्यू जिनटाओ वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस कैपिटलिज्म इन चाइना। और चाइना में साइकिल सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो चाइना का जो साइकिल ड्यूलिटी शो करता है, एक तरफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से चल रहा है, दूसरी तरफ वो डॉलर की तरफ चल रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि चाइना में रिफॉर्म्स होने के बाद सब ठीक नहीं है। आज भी वहाँ 100 मिलियन लोग मतलब बेरोजगार हैं। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट की हालत ख़राब है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बाढ़ आती है बहुत ज़्यादा। आज भी लोग गुफाओं में रहते हैं। चाइना को परेशानी हुई है जब से आसियान अनस्टेबल हुआ है। उसके यूएस के साथ, रशिया के साथ उसके डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं और उसका सबसे बड़ा इशू है ताइवान के ऊपर। तो चाइना को लगता है कि आसियान स्टेबिलिटी से उसको दिक्कत होगी, तो फिर उसने अपने आप को आउटवर्ड लुकिंग रोल पे फोकस किया। वो लेटिन अमेरिका और अफ्रीका में उसने काफ़ी इन्वेस्ट करके रखा है। तो यही कारण है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आती है डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ से। तो अब आता है इंडिया चाइना रिलेशंस पे बात करते हैं। देखिए, इंडिया चाइना दोनों ही फॉरेन डोमिनेशन में थे। इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था, चाइना में डायनेस्टिक रूल था। तो दोनों फ्री हुए और चाइना का बड़ा लंबा इतिहास था। मंगोलिया, कोरिया और इंडो चाइना वियतनाम को बोलते हैं। यहाँ पे चाइना का कल्चर बहुत हैवी है। तो अगर आप इस रीजन को देखो तो चाइनीज इन्फ्लुएंस आपको दिखता है। तो ऐसे में ना इंडिया के साथ तो इसके रिलेशंस को इतने अच्छे नहीं थे। जब स्टार्ट हुए 1949 में, तो हमने 1954 में पंचशील का एग्रीमेंट साइन किया। प्रीमियर जोएल लाई और हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, और स्लोगन दिया हिंदी चीनी भाई भाई। बट फिर 1962 में हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए 50s में तिब्बत इशू पे। तो हिंदी चीनी भाई भाई रिप्लेस हो गया। जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था तो उस पर चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। 1962 में क्लेम करता था कि अरुणाचल प्रदेश, जिसे नीफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और दूसरी तरफ हमारा लद्दाख का पोर्शन वो चाइना का है। फिर 1962 की वार हुई, इंडिया हार गया, बहुत बेइज्जती हुई इंडिया की। फिर रिलेशंस सुधरते 1976 आया जब जनता पार्टी बनी। तो उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी एज अ सीनियर मोस्ट लीडर चाइना विजिट करे। फिर 1988 में चाइना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिट करे। चाइना फिर आइडियोलॉजिकली कम प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड पॉलिसीज पे काम करने लगा और चाइना की इकोनॉमी बढ़ती गई। चाइना इंडिया के रिलेशन अच्छे होते गए। फिर हमने ट्रांक्विलिटी और पीस पे बात की। हमारा ट्रेड पहले उनके साथ 30% बढ़ा, 338 मिलियन था 1992 में, तो हमारा ट्रेड 84 बिलियन 2017 में हो गया। और हमारे उनके साथ काफ़ी एक्सचेंज होते हैं, कॉपरेशन। डब्ल्यूटीओ में भी इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, वो जस्टिफाई करता है हमें चाइना से भी थ्रेट और पाकिस्तान से भी थ्रेट है। चाइना, बांग्लादेश, नेपाल जब पास आते हैं, क्लोज आते हैं, तो हमें फिर दिक्कत होती है। चाइना हमारा नेबर है, जिससे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे रीजन में पीस रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ सालों में करंट में जब मोदी जिनपिंग एरा में हमारे रिलेशंस थोड़े ख़राब हुए। मोदी जी ने और जिनपिंग ने बहुत सारी मुलाकातें की हैं। कभी डोकलाम इशू पे ख़राब हो गए, तो कभी हमारे रिलेशंस ख़राब हुए अरुणाचल प्रदेश में, कभी हमारे गलवान वैली में, कभी तवांग में। तो झटपट रहती है। और हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी बेस्ट लेवल की कोशिश करके उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भी चाइना सपोर्ट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, वो हमारी दिक्कत का एक सवाल पैदा करता है। तो फिर भी हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपनी हर मुमकिन प्रयास करके रिलेशंस को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमारे पास जापान आता है। जापान बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है डिस्कस जापान एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो आपने जापानीज ब्रांड का नाम सुना होगा, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा। ये जापानीज ब्रांड है जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है, हाई टेक प्रोडक्ट बनाता है। चाइना टेक मास्टर है चाइना, जिसमें रिसोर्सेज तो जापान की बात कर रहा हूँ। तो जापान में हमारे पास सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा, ये बड़े हाई टेक प्रोडक्ट्स बनाता है। जापान के पास रिसोर्सेज तो है नहीं, आपने उसकी लोकेशन तो देखी है, सी के आसपास है और वो अर्थ को एक प्रोन जोन एरिया है। और ऊपर से World War II में वहाँ एटम्स गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे। तो चाइना ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD को ज्वाइन किया 1964 में। 2017 में वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी थी दुनिया की। इकलौता मेंबर है, याद रखना ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है 1 नंबर का। इकलौता G7 मेंबर है एशिया से, G7 ग्रुप ऑफ 7 पावरफुल कंट्री, तो जापान उसमें आता है। जापान को बॉम्ब्स डिस्ट्रक्शन के बाद उसने US के साथ पीस ट्रीटी साइन की है।
और उसकी 10% टोटल जापान का अलाइंस है यूएस के साथ ना। आर्टिकल 9 कहता है जापानीज कभी लड़ेंगे नहीं, तो उसका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है फिर भी उसकी जीडीपी का 1% है, जो 7th लार्जेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जापान एक ऑल्टरनेट सेंटर पावर है। और उसके बाद रोबोट बना एसिमो, जो ह्यूमनाइड रोबोट है, जो हाथ पकड़ के बातें करता है। तो जापान बहुत ही ब्रिलियंट ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर है। तो साउथ कोरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया डिवाइड हुआ रिपब्लिक ऑफ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में। ये 1953 में 30th पैरेलल डिवाइड हुए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटलिज्म के अंडर आया तो 1960 से